हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था और आपको पता था कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, जिसके बेस पे हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। और आपको क्लियर किया था जो कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, राइट। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि ये ट्रेड्स जो है वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं, अपना एक्सप्रेशन देंगे कैसे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने मेंशन किया है डीएनए। तो आपको पता है कोई भी सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है ना। कोई भी सेल है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा और उस डीएनए के ऊपर क्या है, जीन्स होते हैं, जिसके पास क्या प्रेजेंट होती है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी किसके लिए, कि किस तरीके का एक्सप्रेशन देना है आगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन जीन्स के पास होती है ना। तो डीएनए का पर्टिकुलर जो फंक्शनल सेगमेंट है वो जीन की तरह काम करेगा और अपना एक्सप्रेशन शो करता है, राइट। तो उस जीन के जरिए क्या होगा, वो जीन अपना जो इंफॉर्मेशन है वो किसको देगा, एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, मैसेंजर, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एम मतलब मैसेंजर, तो ध्यान रखोगे मैसेंजर जो मैसेज लेके जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, जिसके जरिए एमआरएनए फॉर्म होगा। तो एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन गई उसके बेस पे एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक प्रोटीन की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो एमआरएनए से जो अगर प्रोटीन आगे सिंथेसाइज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। सिंपल, क्लियर। अब अगर हम एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो कोई प्रोटीन है, एज ए इंजाइम वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो इंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है उस प्रोसेस के अंदर जिससे हार्मोन सिंथेसाइज होता है। मतलब ये इंजाइम किसी के ऊपर वर्क करके वो हार्मोन जो है सिंथेसाइज कर रहा है सबस्ट्रेट से, क्लियर। तो उस प्रोसेस के अंदर ये इंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है और ये इंजाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, जो जीन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर, क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हार्मोन है जिब्रेलिन, ठीक है, जो टोलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट के अंदर क्या करेगा, उसकी लेंथ बढ़ा देगा, ठीक है, उसकी हाइट को इंक्रीज कर देता है। तो अगर ये हार्मोन लगातार सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, कब सिंथेसाइज होगा, जब इसके जो पर्टिकुलर जीन्स है वो प्रेजेंट होंगे, उससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए एंजाइम, और जितना ज्यादा ये एंजाइम सिंथेसाइज होगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, हार्मोन सिंथेसाइज होता जाएगा। और जितना हार्मोन सिंथेसाइज होगा उतनी ही ज्यादा प्लांट के अंदर टोलनेस आएगी और प्लांट जो है लंबा होता जाएगा, राइट। अब तो ये तो हो गया टोलनेस के लिए। अगर मान लो सपोज कर लो यहाँ पे जीन क्या थे, कैपिटल टी थे, तो जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे टोलनेस आ जाएगी, सिंपल। अब वहीं पे अगर मैं सोचो ये जीन अल्टर हो जाए और यहाँ पे स्मॉल टी है। अब अगर ये जीन अल्टर हो जाता है और यहाँ पे जो है ये हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता, क्योंकि अगर ये जीन अल्टर हो गया, इसकी जगह ये स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो अब जो है एमआरएनए के पास इसके रिगार्डिंग, टोलनेस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अगर एमआरएनए के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई टोलनेस करेक्टर के रिगार्डिंग या इस इंजाइम के रिगार्डिंग, तो इस इंजाइम के रिगार्डिंग जब इंफॉर्मेशन ही नहीं जाएगी तो ये इंजाइम आगे सिंथेसाइज नहीं होगा। अगर ये इंजाइम सिंथेसाइज नहीं हुआ तो ये हार्मोन भी सिंथेसाइज नहीं होगा। तो जरूरी है ये जीन के पास इंफॉर्मेशन है वही आगे पास होगी। तो अगर यहाँ पे कैपिटल टी है और ये पर्टिकुलर इंजाइम सिंथेसाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो अगर यहाँ पे स्मॉल टी आ गया या फिर इस जीन में कोई अल्टरेशन आ गया जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन सिंथेसिस की वो एमआरएनए के पास नहीं गई, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा। अगर हार्मोन सिंथेसाइज नहीं हुआ तो प्लांट के अंदर जो है टोलनेस नहीं आएगी और टोल जो प्लांट जो पहले टोल था वो अब इस केस के अंदर कैसा रहेगा, ड्वार्फ हो जाएगा, छोटा ही रह जाएगा। तो सिंपल है कि ट्रेड्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं। तो इसका सिंपल सा कारण क्या है कि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए जिसके ऊपर जीन प्रेजेंट होगी वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देते हैं, एमआरएनए से पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनते हैं, कोई भी एंजाइम सिंथेसाइज हो सकता है, और वो आगे जाके फिर क्या करते हैं, प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि पर्टिकुलर हार्मोन या फिर कोई और चीज सिंथेसाइज होती है जो आगे एक्सप्रेस हो रही है। तो ये ध्यान रखना है आपको किस तरीके से ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो है
हाउ द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन्ड इन प्रोजेनी, कोई भी प्रोजेनी जो आगे फॉर्म हो रही है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कैसे होता है। तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन कैसे होगा, आपको पता है जो मेल है और फीमेल है उन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो गैमेट्स की फॉर्मेशन जब होती है तब आपको पता है इसके अंदर क्या आएगा, डीएनए जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पर पेयर में से सिर्फ एक साइड ही ट्रांसमिट होती है। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पूरा कंप्लीट डीएनए होता है, तो हम नॉर्मली बात करते हैं अगर ह्यूमन बींग्स की, उसके अंदर लगभग 2 मीटर का डीएनए अगर है प्रेजेंट, तो सारा का सारा डीएनए एक कंप्लीट आइडेंटिटी की तरह नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। उन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ आपको शो किया था कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, उनके ऊपर अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, और जब भी गैमेट फॉर्मेशन होना होता है या सेल डिवीजन होना होता है, ये आपस यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और एक गैमेट के अंदर एक पेयर का एक ही क्रोमोसोम जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एक एक जाएगा, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तभी तो हमने बोला था यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी अलग अलग आएगी गैमेट की, और इसी तरह दो यहाँ पे आ जाएगी, तो टोटल 4 हो जाएगी, राइट। तो अब क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, मेल के पास कुछ आ गया, फीमेल के पास। अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम सेगमेंट इधर आया, एक क्रोमोसोम सेगमेंट फीमेल के पास आया, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन। ठीक है, तो जो मेल था अगर डिप्लॉयड था, तो यहाँ पे जो गैमेट है वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड मतलब डबल सेट। डबल सेट मतलब पेयर के अंदर क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल सेट आए हैं क्रोमोसोम के। अब ये आपस में फ्यूज करके दोबारा क्या करेंगे, आगे जायगोट बनाएंगे। जायगोट के अंदर यहाँ पे जो क्रोमोसोम आएगा या डीएनए आएगा, उस डीएनए के अंदर प्लॉइडी लेवल कैसा होगा, डिप्लॉयड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहां से एक आया, दूसरा यहां से आया, दोनों ने पेयर अप किया, पेयर अप करके वो कैसे हो गए, डिप्लॉयड हो गए। तो यहाँ पे उन्होंने क्रोमोसोम नंबर को क्या हुआ, दोबारा गेन कर लिया। तो जो मेल और फीमेल थे वो कैसे थे, डिप्लॉयड थे। हैप्लॉयड गैमेट्स उन्होंने फॉर्म किए, हैप्लॉयड गैमेट्स आपस में फ्यूज करके डिप्लॉयड जायगोट बना रहे हैं, और वो आगे पूरा ह्यूमन बीइंग फॉर्म करेगा, मतलब पूरा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर था वो अपने आप मेंटेन हो गया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, पहले तो मियोसिस, जिससे ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ये हैप्लॉइड हुए, और हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करके इन्होंने क्या बना दिया, जायगोट। तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर दोबारा फॉर्म हो गए। ठीक है, और सिनगैमी वो प्रोसेस जिसके जरिए दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है मेंटेन कैसे होते हैं एक प्रोजेनी के अंदर। क्लियर, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कंसेप्ट। अब बता देते हैं मेंडल का रीजन क्या है कि वो सक्सेसफुल हुआ, जो इतने बढ़िया कंसेप्ट उसने दिए किस वजह से वो दे पाया। सबसे पहले तो मेंडल की जो चॉइस थी पी प्लांट की वो बहुत सही थी, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर था, और हमने डिस्कस किया है कि उसने क्यों पी प्लांट चूज किया, तो बहुत परफेक्ट चॉइस थी उसने एक्सपेरिमेंट के लिए जो चूज की थी। दूसरा जो उसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर उसने सबसे पहले क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग प्योर प्लांट्स ही लिए थे हमेशा। तो जो प्योर प्लांट्स लिए थे जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर सक्सेसफुल हुआ था, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बहुत ही सही थी, राइट। और उसने एक टाइम पे स्टडी जब किए थे 1 या 2 कैरेक्टर्स ही स्टडी किए थे, या मैक्सिमम 3, क्योंकि हमने देखा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो वो 1 या 2 कैरेक्टर्स को ही एक टाइम पे स्टडी कर रहा था। और आपने देखा था कोई एक सिंगल कैरेक्टर था, उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, या फिर ऐसे बोलो एक सिंगल ट्रेड के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस थी। ठीक है, एक ही बात है। तो उसके बेस पे वो स्टडी कर रहा था। हर बार जो भी रिजल्ट आ रहे थे, जितने नंबर ऑफ सीड्स उसको प्रोड्यूस मिल रहे थे, तो उनका वो एक्यूरेट रिकॉर्ड अपने पास रख रहा था ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स का ना, क्योंकि उसको एनालाइज प्रॉपरली करने के लिए उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
फिफ्थ क्या है, यूज ऑफ मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसने ये कंसेप्ट का यूज किया था कि कितने सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल वे में उसको कैलकुलेट करके और प्रोबेबिलिटी का यूज करके उसने क्या किया, रेशियोज निकाले थे जो हम पढ़ रहे थे 3:1 या 9:3:1 जो हमारे पास रेशियो आ रहे थे। ठीक है, अब जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे वो 4 अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट थे, उनके अंदर कोई भी लिंकेज या ब्लेंडिंग शो नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो लकी था मेंडल कि ऐसा कुछ भी लिंकेज या ब्लेंडिंग उसके अंदर शो नहीं हुई, जिसकी वजह से वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसके अंदर सक्सेसफुल हुआ। तो उसको लकी भी माना जाता है कि उसने जो कैरेक्टर्स चूज किए उसके अंदर लिंकेज या फिर कोई ब्लेंडिंग शो नहीं हुई। लिंकेज का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। लिंकेज का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे एक जीन है और इधर दूसरा जीन है, अब ये दोनों जीन पास पास है, तो ये इस जनरेशन से जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो ये दोनों जीन जो है साथ में ही जाएंगे, इनके बीच में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएंगे तब भी ये यहीं पे इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो लिंकेज का मतलब ही होता है कि जो जीन्स है वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, कोई वेरिएशन नहीं होता। क्लियर? तो अगर लिंकेज होता इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में जो यहाँ पे हम शो कर रहे थे इस तरीके से, अगर मान लो ये कैपिटल आर और कैपिटल आई वाई भी यहीं पे प्रेजेंट होता, तो उस केस के अंदर क्या होता कि ये दोनों लिंक्ड हो जाते और जो मेंडल एक्सपेक्ट कर रहा था ये सारे जो रिजल्ट्स हैं मेंडल के वो आते ही नहीं। तो ध्यान रखना ये अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे, इसी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि उसके पास ये अलग अलग रिजल्ट आए। ठीक है, ये होता है लिंकेज। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग, कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो जाती है, तो वो भी कहीं शो नहीं हुई थी क्योंकि कहीं पे भी मेंडल को इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं दिख रही थी, उसको एकदम ट्रूली डिफरेंशिएबल फॉर्म्स मिल रही थी और दो ही फॉर्म्स उसको मिल रही थी, किसी तरह की ब्लेंडिंग उसको नहीं मिली। तो यही सारे रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मेंडल जो है वो सक्सेसफुल रहा। राइट, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि कैसे मेंडल सक्सेस रहा, ट्रेड्स एक्सप्रेस कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं, क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन होता है, या डीएनए कंटेंट कैसे मेंटेन होता है एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैंने दोनों यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमंस के अंदर, और कुछ के केस के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कैसे इन्फ्लुएंस रहता है उसके ऊपर, और उसके अलावा हम ब्लड ग्रुप्स वगैरह के बारे में भी स्टडी करेंगे, ब्लड ग्रुप किस वजह से आते हैं और कैसे इनहेरिट होते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये सब क्लियर होगा कि मेंडल का सक्सेसफुल कैसे हुआ मेंडल। इसके बेस पे हम कुछ करेंगे भी, आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्रोसिस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो सारे हम करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि लगातार आपके पास अपडेट्स आते रहें वीडियो के और आप आगे की वीडियोस भी देख सकें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।